हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया लेक्चर लेकर आए और आज हमने करनी है डेरिवेशन। पिछले लेक्चर में हमने पूरा बोर्ड्स मॉडल पढ़ा था। आज हम करेंगे डेरिवेशन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चलो भाई, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई ये न्यूक्लियस है और मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास कितना प्रोटॉन? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बच्चों, जब भी कोई चीज़ सर्किल में घूमती है उसके ऊपर एक फोर्स लाजमी लगती है। एक तो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की जानिब होती है, और एक होती है अवे फ्रॉम सेंटर जो सेंटर की जानिब, उसे कहते हैं हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की जानिब उसे खींच रही होती है, जो सेंटर की जानिब लगती है। और एक लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अवे फ्रॉम सेंटर होती है। और ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों की दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर में होती हैं। ये सेंटर की तरफ होती है और ये अवे फ्रॉम सेंटर होती है। इसी वजह से बॉडी जो है वो सर्किल में घूम पाती है। जैसे कि आप जो है अगर रस्सी से पत्थर को मानो और उसको गोल गोल घुमाओ ऐसे, आप उसको अंदर खींचोगे ऐसे, लेकिन वो आपके पास आएगा नहीं, वो गोल गोल घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की जानिब होती है, और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंटर से अवे होती है और सेंटर से बाहर होती है। तो ये जो होती है ना, समय दोनों की दोनों बराबर होती हैं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और बॉडी क्या सर्किल में घूमती है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, इस फोर्स को प्रोड्यूस कौन करेगा? इस फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, असल में ये प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ना, यही सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर काम करेगी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर काम करेगी। यही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर काम करेगी, या यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो भाई, Fc इज इक्वल टू Fg, या इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? बराबर होती हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर काम कर रही है। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है असल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर काम कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आपस में बराबर होती हैं। इसे आपने कह दिया जनाब इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये आप बोल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये निकालो। दो चार्ज के दरमियान की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के दरमियान की जो फोर्स होती है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्जन की हो, वो होती है कूलम्स लॉ। आप देखो कूलम्स भाई साहब ने समझाया था। वो क्या होती है? Q1 Q2 बाई r²। ये दो चार्जिस के दरमियान की जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्जन की फोर्स हो, वो ये होती है। यहाँ K कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और R जो है उनके दरमियान का डिस्टेंस। जैसे कि मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो R है। R, ठीक है। तो Q1 Q2 r², Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और R क्या है? इनके दरमियान का डिस्टेंस। दो चार्ज के दरमियान की जो फोर्स होती है वो Q1 Q2 r²। और ये समझा बताइए पूरी कूलम्स लॉ ने, ये आप सेकंड टाइम में पढ़ोगे, पूरा पढ़ाएंगे आपको वहाँ पर। तो अभी ये समझो, दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स क्या होती है? Q1 Q2 r²। K कूलम्स कांस्टेंट, Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और R उनके दरमियान का डिस्टेंस। Fe की वैल्यू बताओ। देखो भाई, Fe इसमें
एक दो चार्जेस हैं, एक तो प्लस चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा तुम बोलोगे यार इसमें कितने, अच्छा इसमें ये बताओ इसमें प्रोटॉन कितने, एक प्रोटॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो सेम होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर रखो Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें के Q1 क्या है, Q1 चार्ज तो दोनों पे सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या होगा Zt, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज, प्रोटॉन पे Zt, ये Q1 और Q2 ये भी E, वो चार्ज दोनों पे सेम होता है, वो इन दोनों के दरम्यान का डिस्टेंस R, तो R², ठीक है। अब तुम बोलोगे यार चार्ज तो दोनों पे सेम है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो एक ही प्रोटॉन होता है, तो यहाँ सिर्फ चार्ज क्यों नहीं लिखा, एक प्रोटॉन एक ही चार्ज होगा भाई, यहाँ सिर्फ E क्यों नहीं लिखा, Z क्यों लिखा भाई, Z एटॉमिक नंबर और E है उसका चार्ज, प्रोटॉन में चार्ज कितना है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये है, अब तुम अगर सोच रहे हो ना क्या सिर्फ इसके ऊपर हमने चार्ज क्यों नहीं लिखा प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन हालांकि एक ही है, तो सीधा सीधा हमने E क्यों नहीं लिखा, चार्ज क्यों नहीं लिखा, एक ही चार्ज होगा भाई, एक ही प्रोटॉन है। तो देखो ये जो बोर्स का जो मॉडल है ना, असल में ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर नहीं लगता, ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर भी लगता है, जैसे कि लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, H हीलियम प्लस, ये इन लोगों पे लगता है, हाइड्रोजन लिथियम 2+, बेरिलियम 3, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी। तो देखो अब यह हाइड्रोजन के केस में तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, लेकिन लिथियम के केस में क्या होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अभी तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, लेकिन लिथियम के केस में कितने प्रोटॉन होंगे, 3 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है E, तो 3 प्रोटॉन पे कितना होगा 3E, Z क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यार इसलिए Ze लिखा। अभी तो यहाँ पर तुम बोलोगे क्या हम तो ये तो प्रोटॉन पे चार्ज ही होता तो E क्यों नहीं लिखा, Z भी क्यों लिखा, Z एटॉमिक नंबर, E चार्ज, यानी पता क्या लगा कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, असल में ये जो चार्ज है ये न्यूक्लियस का पूरा चार्ज बता रहा है कि पूरे न्यूक्लियस में कितना चार्ज है। लिथियम के केस में 3E हो जाएगा, बेरिलियम के केस में 4E हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या है Zt मतलब क्या है, इस पूरे न्यूक्लियस का चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये R² दरमियान का डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया Fe K Zt²/R², ठीक है। अब इसको ये सब जो है मिटाता हूँ, कॉपी करना तो कॉपी कर लेना। चलो भाई अब सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है Fc mv², mv²/r, ठीक है। ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, m का मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, r मतलब रेडियस, mv²/r। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के रख दो क्वेश्चन नंबर 1 में, Fe की जगह, फ्रॉम इक्वेशन 1 Fe जगह के Zt²/r², और Fc की जगह mv²/r, ठीक है। R से R मर गया एक, क्या बचा के Zt² mv²/r, के Zt²r, और ये कितना mv²/r, एक R से एक R मर गया। अब R उधर गया, इसको इधर नीचे ले रहा हूँ, R उधर जाएगा और mv² इधर आ जाएगा, R उधर जाएगा ये मल्टीप्लाई में होगा, और ये इधर आएगा तो इधर आकर डिवाइड करेगा, तो ये कितना हो जाएगा R के Zt²/mv², समझ में आया भाई। R उधर गया मल्टीप्लाई में हुआ ये ऐसे,
फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो इससे डिवाइड में, ठीक है। तो कितना हो गया KZT स्क्वायर MV स्क्वायर, इसे आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मसला ये देखो, यहाँ आ गया रेडियस की वैल्यू, के तो कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर, E क्या है, चार्ज, ये भी कांस्टेंट होता है, मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ये भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी को हम अपनी वेलोसिटी अगर अपने को पता लग जाए तो रेडियस पता लग जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं फ्रॉम बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल के हिसाब से बोलें, बोहर्स मॉडल ने क्या बात बोली जनाब, बोहर्स मॉडल क्या बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, MVR, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, NH2π हो। ये पूरा समझाया था, MVR = NH2π। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम MVR क्या हो, NH/2π हो, पूरा समझाया। अगर नहीं देखा तो जाके बोहर्स मॉडल देख लो, MVR = NH/2π, ये एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम बोहर्स मॉडल, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से v की वैल्यू निकाल लो, v ये हो गया NH, v = NH/2πmr, ये v की वैल्यू निकल गई। n तो इंटीजर है, h प्राइम कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट और रेडियस, ये तो अपने को मालूम करना है तब उसकी, ठीक है। अब v की वैल्यू निकल गई। अब इस v की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 r की वैल्यू में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2, r = KZT स्क्वायर बाई m, v की जगह रख दो NH2πmr और स्क्वायर। तो कितना हो गया, KZT स्क्वायर m स्क्वायर, हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। सही है। तो ये हुई है r, इसको ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, KZT स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ऊपर ले गए, m स्क्वायर r स्क्वायर KZT स्क्वायर, और ये क्या हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर। और नीचे क्या, नीचे भी क्या है, m n स्क्वायर h स्क्वायर, m से m मर गया, तो r क्या आया, 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर, बल्कि r भी तो ख़त्म हो रहा है ना, देखो एक r भी, ये एक r से ये एक r मर गया, ये एक r से ar मर गया, यहाँ पे क्या बचा 1, एक r से एक r मर गया, यहाँ 1 बचा, और ये जो r है यहाँ क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, नीचे ऊपर क्या बचा अब 4 पाई स्क्वायर, m से एक m ख़त्म m, और ये r तो नीचे आ गया KZT स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। सही है। देखो एक m से एक m मर गया, एक r से एक r गया, यहाँ 1 बचा, और ये जो r था इसको मल्टीप्लाई में था यहाँ लेके आए डिवाइड में आ गया, यहाँ बचा 4 पाई स्क्वायर m KZT स्क्वायर, और नीचे
एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई अब इसको रेसिप्रोकल कर लो। अब इसको आप कर लो रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कर लो। तो ये क्या हो गया, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये हो गया आपके पास रेडियस की एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ इनका मतलब क्या है, शेल नंबर है, एच प्लांक कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर, 4 की वैल्यू कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, के कांस्टेंट, जेड तो एटॉमिक नंबर, और ई का चार्ज, ये भी कांस्टेंट। तो अगर आप फर्स्ट शेल की बात करो, एन की जगह 1, जेड की जगह भी क्या 1, तो सारे कांस्टेंट रखने के बाद अगर प्लांक्स कांस्टेंट देखो, वैल्यू भी देख लो, प्लांक्स कांस्टेंट एच 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और के की वैल्यू कांस्टेंट 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, मास इलेक्ट्रॉन का 9.11 10⁻⁻31 kg, चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये सब तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट 3.14। अब इन सारे कांस्टेंट को रखोगे इनकी जगह 1 फर्स्ट शेल में। अच्छा, पहले कांस्टेंट चीज़ को जरा एक तरफ करो, एच स्क्वायर ये कांस्टेंट, ये एक तरफ कर लिया, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, और के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट को एक तरफ करो, एन और जेड को एक तरफ, क्योंकि भाई ये तो एन तो डिपेंड नहीं कर रहा है, एन तो शेल नंबर है, अलग अलग शेल का अलग अलग होगा, और जेड का एटॉमिक नंबर। ये सारे कांस्टेंट और एन स्क्वायर जेड। अब जब तुम फर्स्ट शेल की बात करोगे तो एन की जगह 1, जेड की जगह 1, फर्स्ट शेल की बात करें एन की जगह 1, जेड की जगह 1। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल की एन की जगह 1, एटॉमिक नंबर 1। जब ये कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम छोटी यूनिट होती है, तो रेडियस कितना आएगा फर्स्ट शेल का, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब पहले जरा इसको कॉपी कर लो, पोस्ट करके कॉपी कर लो। हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल का जो रेडियस है वो कितना है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो ये तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, और एन ये तो फर्स्ट शेल एटॉमिक नंबर 1, ये 1 1, ये तो पूरा 1 है, तो ये तो टर्म तो पूरी 1, यानी कि जो ये सारा टर्म है, ये जो सारी टर्म है, इसका रेडियस कितना है 0.529। भाई ये फर्स्ट शेल या एटॉमिक नंबर बोलो, ये सारी वैल्यू अगर हम बात करें तो कितनी है 0.529, क्योंकि एसी की वैल्यू 0.529 है ना भाई, ये सारा ये टर्म तो पूरा 1 1 है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट, यानी कि अगर आप nth ऑर्बिट की बात करोगे कि nth ऑर्बिट है कितना रेडियस होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। अरे भाई इसकी वैल्यू क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट की। ये कांस्टेंट n स्क्वायर जेड, अगर nth ऑर्बिट की सेकंड शेल की बोलूं तो n की जगह 2, थर्ड ऑर्बिट की बोलूं तो n की जगह 3। ये हो गया nth ऑर्बिट। वैसे तो एक्सप्रेशन ये आप इसी से निकालो, लेकिन आपको बता रहे हैं शॉर्टकट देख लो। अब जब ई के टाइम कट करते हो तो अगर वहाँ पूछ लिया आपसे
तो 0.529 n स्क्वायर 1। अगर सेकेंड ऑर्बिट की निकालनी है 0.529 2 का स्क्वायर z एटॉमिक नंबर 1, 0.529 2 का स्क्वायर 4/1। यानी कि पता क्या लगा, अच्छा ये तो कांस्टेंट है, यानी कि पता ये लग रहा कि जो रेडियस है, ये जो रेडियस है असल में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर के। यानी कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेल के स्क्वायर के। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएगी उसका जो रेडियस है वो उसका स्क्वायर बढ़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिटर कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो सेकेंड ऑर्बिटर कितना है n स्क्वायर मतलब 4, n का स्क्वायर बढ़ जाएगा। दूसरे ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट से 4 गुना बढ़ जाएगा, स्क्वायर बढ़ जाएगा शेल के स्क्वायर के। तीसरे ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट से 9 गुना बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर, किस n स्क्वायर यानी कि शेल के स्क्वायर के। ठीक है, अब तुमसे अगर n ऑर्बिट का बोले तो निकाल लेना ऐसे, या फिर डायरेक्ट, वैसे पूरी एक्सप्रेशन ही यूज करना, लेकिन ये कि शॉर्टकट बता रहे हैं तुम्हारे को, ये n स्क्वायर बाई जेड, ये आपकी काम कर जाएगी आपके पेपर में। ठीक है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट n स्क्वायर बाई जेड, nth ऑर्बिट का बोले तो n की जगह शेल, जो भी आपको शेल बताया उसी n की जगह वो, और z क्या एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन का, ये एक्सप्रेशन क्या है, हाइड्रोजन की nth ऑर्बिट की एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सारी टर्म कांस्टेंट 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई जेड, n शेल नंबर, z एटॉमिक नंबर। अगर शेल बता तो शेल की जगह n की जगह वो शेल नंबर और z की जगह एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब बच्चों देखो हमने बताया ना कि हाइड्रोजन का जो ये मतलब जो बोर्स का जो मॉड्यूल है ये सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर नहीं लगता, ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर बोले तो 3, तो 3 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये 2+ के ऊपर एप्लीकेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, अब एप्लीकेबल है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर बोले तो 4, तो 4 पे नहीं भूलना कि 4 पे एप्लीकेबल है, 3+ पे एप्लीकेबल है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन अब लग सकता है। जिससे कि हीलियम हो गया, इसके बाद होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर बोले तो 2, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, अब इसके ऊपर बोर्स का मॉड्यूल लग सकता है। अब जैसे कि तुम्हारे से पेपर में अगर तुमसे पूछ ले द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट शेल is 0.529 angstrom. The radius of lithium, अच्छा मैं यहाँ पर ऐसे लिखे हुए ना, या ऐसे पेपर में आ सकता है आपके बाद ना लिख के दे, आपको या तो ये लिख के देगा या फिर आपको इस तरीके से लिख के देगा, लिथियम 2+, the radius of lithium in similar shell, in same shell, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का जो रेडियस है वो कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो लिथियम 2+, सेम शेल, यानी कि इस लिथियम के फर्स्ट शेल का रेडियस क्या हुआ, क्या है वो बताइए। तो ठीक है भाई, सही है। देखो भाई 0.529 एंगस्ट्रॉम रेडियस हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का रेडियस, लिथियम के सेम शेल मतलब फर्स्ट शेल में ही लिथियम का रेडियस कितना होगा, लिथियम के फर्स्ट शेल का रेडियस। तो सही है भाई, R इज इक्वल टू 0.529 n क्या है, शेल नंबर, शेल नंबर क्या है वही 1 बता रहा है, 1 का स्क्वायर। Z क्या एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर बोले कितना 3,
तो ये हो गया 0.529। अच्छा पहले ऑप्शन भी देख लो। पहला ऑप्शन 1.06 एंगस्ट्रॉम, बी 2.06 एंगस्ट्रॉम, सी 0.17 एंगस्ट्रॉम, डी 0.13 एंगस्ट्रॉम। तो तुम्हारे से बोला कि भाई हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल का रेडियस कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। लिथियम के फर्स्ट शेल का, लिथियम का मतलब सेम शेल, मतलब फर्स्ट शेल का लिथियम का रेडियस कितना है। तो ठीक है भैया अप्लाई कर दो 0.529 तो कांस्टेंट, n की जगह आप रख दो शेल नंबर, z की जगह एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया 0.529/3। अब जब इसको डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0.17 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपसे कुछ भी बोल दे, अगर बेरिलियम का बोल दे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या रखोगे 4, शेल नंबर कुछ भी बोल दे। मान लो ज़रूरी नहीं है लिथियम को सेकंड शेल बोल दो, सेकंड यहाँ पर 2 रख दोगे। तो ये आप एक्सप्रेशन यूज़ कर लोगे जब भी आपको शेल नंबर बताएगा या जेड बताएगा, ये इससे यूज़ कर लेना। और ये क्या है, पूरी एक्सप्रेशन है। जब पेपर में सवाल है बोर्ड में आपको ड्राइव करने का, तो ये आपने पूरी ड्राइव करके दिखानी होगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर, पूरी डेरिवेशन है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर आता है तो आप पूरा डिराइव करोगे। और ई केट एम केट की बात करें तो कोई भी आपको शेल नंबर बता दिया जाए या कोई भी आपको एलिमेंट बता दिया जाए, एटम बता दिया जाए, किस तरीके से आप निकालोगे रेडियस, वो भी आपको मतलब अच्छी पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बेरिलियम का सेकंड शेल का बोला, थर्ड शेल का बोले, या लिथियम का सेकंड शेल का बोल दे, हीलियम का बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो आप इसको आसानी से निकाल सकोगे। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।